किसी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो रखी है, इसी के साथ ही वारंट इशू कर दिए जाते हैं। या कोर्ट किसी केस में संज्ञान ले रहा हो, उसके बाद आपके खिलाफ कोई वारंट इशू हो रखे हो, या किसी कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा हो आपका, उसके साथ आपका वारंट इशू हो रखा हो, या कोई और किसी केस में आपका नाम हो और उसमें वारंट इशू हो रखा हो, या किसी जांच कमेटी के सामने आपको जाना है और आप जाने से मना कर रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वो वारंट इशू करवा लेते हैं उस पार्टी के खिलाफ। अगर आप वहां जाने से मना करते हो तो आपके खिलाफ 82 और 83 सीआरपीसी के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो तब हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि अगर हमारे खिलाफ कोई वारंट इश्यू हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वारंट कितने प्रकार के होते हैं। वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। एक जमानती, एक गैर जमानती। अगर जमानती वारंट अगर आपके खिलाफ इश्यू हुआ है तो उसमें ज्यादा दिक्कत लेने की समस्या नहीं होती है, उसमें जमानत मिल जाती है। अगर आपके खिलाफ कोई गैर जमानती वारंट इशू हुआ है तो उसमें थोड़ी टेंशन लेने की बात हो जाती है, उसमें समस्या हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस की। सपोज कीजिए कि किसी थाने में आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो रखी है और आपको कॉल आती है पुलिस की कि इस थाने में आके आप आइए और आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो रखी है। तो आप पहले तो ये पता कीजिए, उस थाने में पहले जाइए। जाने के बाद आप ये देखिए कि जो धाराएं लगी हुई है, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो कहाँ हुई है, वो क्यों हुई है, और उसमें जो धाराएं लगी हुई है वो धाराएं बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है और आपके पास कोई अच्छा एविडेंस है जो ये प्रूव कर दे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सरासर गलत है, तो आप वहीं पे एविडेंस कीजिए और उनको समझाइए कि एफआईआर को खत्म कीजिए। दूसरी बात, अगर कोई एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो रखी है और उसमें जो धाराएं लगी हुई है, जो जुर्म हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, वो नॉन बेलेबल है, तो आप अपने किसी समझदार साथी को या आप अपने वकील साहब को थाने भेजकर उसमें पता लगाइए कि एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, किस कारण विशेष से हुई है, और इसमें जो धाराएं लगी हुई है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर नॉन बेलेबल है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा होल्ड करना होगा। अगर नॉन बेलेबल अगर आपके खिलाफ वारंट इश्यू हो रखा है तो उसमें सबसे पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको 438 सीआरपीसी सेक्शन में आपको एंटिसिपेटरी बेल लगानी है। उसमें आपको अपना पक्ष रखना है। अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो आप उसको कोर्ट के सामने पेश कीजिए। अगर मान लो कोई उस वक्त कोई झगड़ा हुआ था तो उस वक्त आपको यही कहना है कि उस झगड़े में मैं नहीं था या झगड़े का कारण मैं नहीं था। तो इस तरीके से आपने अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना है। या उस वक्त की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो ये प्रूव कर दे कि जो झगड़ा हुआ था या जो भी इंसिडेंट हुआ था उसका कारण आप नहीं है, तो उसमें एंटिसिपेटरी आपको बेल मिल जाती है और आपके वो फायदेमंद रहती है। के बाद आता है, अगर आपको लगता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बिल्कुल झूठी है, उसका रियल इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है उसका, तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट जाके ना आर्टिकल 226 में आपको रिट लगानी होगी। यहां पर आपको रिट ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि 482 में, सेक्शन 482 सीआरपीसी में चार्जशीट फाइल होने के बाद वो एक्टिव होती है, वो तब काम करती है। और यहां पर अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर ही लॉन्च हुई है, तो आपको यहाँ पे रिट ही लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 482 सीआरपीसी सेक्शन काम नहीं करेगा, तो आपको हाई कोर्ट में जाके आर्टिकल 226 में रिट ही
अलावा अगर किसी ट्रायल कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है और आपके खिलाफ उस केस में कोई वारंट इशू कर दिए जाते हैं, तो वारंट वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो बेलेबल भी हो सकता है और नॉन बेलेबल भी हो सकता है। अगर बेलेबल वारंट इशू हुआ है तो उसमें ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। नॉन बेलेबल वारंट से हमें थोड़ा बचना चाहिए। अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है तो हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं सीआरपीसी सेक्शन 70 के सब सेक्शन 2 में, और जो वारंट इशू हुआ है वो उसको हम कैंसिल करवाते हैं। जो वारंट जारी हुए थे वो इस एप्लीकेशन के जरिए कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हमें कोर्ट जाना पड़ता है और हमें लगता है कि हमने पिछले कई दिनों से हम कोर्ट नहीं आए हैं, और जब लास्ट टाइम हमारे वकील साहब कोर्ट में पेश हुए थे उन्होंने हमारे लिए एग्जेम्पशन लगाई थी, वो एग्जेम्पशन कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की और हमारे खिलाफ वारंट इशू कर रखे थे। और अब हमें लगता है कि कोर्ट हमें गिरफ्तार कर लेगी, या हम पिछली डेट पर कोर्ट में पेश नहीं हुए, या कोई भी कारण हो सकता है पेश ना होने का, और हमें लगता है कि अब हमें कोर्ट गिरफ्तार कर लेगी। तो हम 438 सेक्शन सीआरपीसी में हम अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाकर हम इस चीज से बच सकते हैं। जब आपके खिलाफ कोई वारंट इशू हुआ था कोर्ट में पेश ना होने की वजह से, और आपने एग्जेम्पशन भी लगाई थी और एग्जेम्पशन एक्सेप्ट नहीं होती है, और कोर्ट एक ऑर्डर कर देती है आपके खिलाफ वारंट इशू करने के, अगर आपको लगता है कि वो गलत किया है तो आप अपर कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर कोई ट्रायल कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो आप हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 397 और 401 में आप एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। इसी प्रकार सपोज कीजिए अगर किसी पुलिस थाने में आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन जा रखी है और उसमें पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, अगर वह इंसान कोर्ट के थ्रू आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवा देता है सेक्शन 156 के सब क्लोज 3 सीआरपीसी में, तो आपने जो एविडेंस दिया था वो जज साहब को लगेगा कि ये परफेक्ट नहीं है, या जज साहब को जैसा भी वो लगता है तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर पास कर देते हैं और आपके खिलाफ वो एफआईआर लॉज हो जाती है। जब एफआईआर लॉज हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमारे पास क्या रेमेडी बचती है। सबसे पहले तो हमें अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें बेल लेनी पड़ती है सेक्शन 438 के तहत, और जो ऑर्डर पास हुए हैं, जो आपके खिलाफ ऑर्डर पास किए हैं जज साहब ने, अगर आपको लगता है कि वो ऑर्डर गलत है या वो उस इंसिडेंट से मैच नहीं करते हैं, जो ऑर्डर पास किए हैं जज साहब ने वो गलत है, तो आप धारा 397 और 406 के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। और अपर केस में अगर ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, अगर सेशन कोर्ट में चल रहा है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिवीजन के लिए। जो ऑर्डर जज साहब ने आप पर एफआईआर दर्ज करने के जो आदेश दिए थे, अगर वो आपको लगता है कि वो गलत है तो उसके बाद आप एक रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल में, और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लगाते हो तो आर्टिकल 32 में आप रिट लगा सकते हैं कि उस एफआईआर को खत्म किया जाए। अगर किसी भी ट्रायल कोर्ट में आपके खिलाफ वारंट इशू हो रखे और आप उस कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हो या जा नहीं रहे हो तो आपके खिलाफ कोर्ट 82 और 83 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है। सेक्शन 82 और 83 क्या है, हम बात करते हैं सेक्शन 82 सीआरपीसी की। सेक्शन 82 इसमें यह है अगर कोर्ट आपके खिलाफ कोई वारंट इशू कर देती है और आप कोर्ट नहीं जाते हो तो कोर्ट आपके खिलाफ पीओ कर देती है। पीओ मींस प्रोक्लेमिनेशन ऑफेंडर। उसमें यह होता है कि आप पुलिस वाले को कहीं भी दिख जाओ तो वो आपको पकड़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं 83 की। 83 में क्या है कि जैसे मान लो जिस केस में आपको
आपके खिलाफ वारंट इशू किया गया है और आपने जमानत ली थी, और जमानत लेते वक्त जिस भी व्यक्ति ने आपकी जमानत दी थी उस जमानत पर एक कोर्ट ने एक अमाउंट डिसाइड की थी, या तो वो जमानती कोर्ट में पेश हो या आपको पेश करे, या फिर जितनी अमाउंट की जमानत दी गई थी या उतनी अमाउंट कोर्ट में पेश करे, या वो जमानती भी फरार है तो उतनी अमाउंट कोर्ट में हमें पेश करनी होती है। ये 83 का प्रोसीडिंग होती है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो उसके बाद भी हमारे खिलाफ कोई वारंट इशू कर दिया जाता है तो उसके बाद सबसे पहले हमें 437 सीआरपीसी में हमें बेल लेनी पड़ती है। आपने जो धारा 437 सीआरपीसी में जो बेल लगाई थी और उसमें आप सरेंडर करना चाहते हो और आप कोर्ट गए और आपको लगता है कि जज साहब आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो उसमें आप एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं 438 सीआरपीसी सेक्शन में, उससे बचने के लिए। और फिर भी आपको लगता है कि जो जज साहब ने जो ऑर्डर पास किए हैं और वो गलत है, या आप उस वक्त नहीं थे या आप कोर्ट आए थे, आपने अपना पक्ष रखा था और आपके पास कोई ठोस एविडेंस है और आपके वकील साहब या कोर्ट आए थे और उन्होंने जज साहब ने जो ऑर्डर पास किए हैं, तो आप उनके रिवीजन में, अगर आप जज साहब के कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं है तो आप उनके रिवीजन में हायर कोर्ट में जाके धारा 397 और 401 सीआरपीसी के तहत आप रिवीजन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और हायर कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आपके खिलाफ या आपने कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रखी है जिसके खिलाफ आपके खिलाफ भारत के अनेक शहरों में बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो रखी है, और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है वैसे ही वारंट भी इशू हो जाते हैं, तो इतने सारी वारंट पर जाना मुश्किल हो जाता है और सब जगह नहीं पहुंच पाता, और इतने सारे केस भी लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस स्थिति में हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पर जाके ना जज साहब से अपील, वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पर दर्ज हुई है जितनी भी एफआईआर है, तो बाकी के सारे केसों को खत्म कर दिया जाए। तो जज साहब उन सभी केसों को खत्म कर देते हैं, परंतु एक केस शेष रह जाता है जो फर्स्ट में, वो किसी भी शहर में, भारत के किसी भी सिटी में, किसी भी थाने में एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो केस रहेगा। बाकी के सारे जो एफआईआर हो रखी है और जो वारंट इश्यू हो रखे हैं वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक केस बाकी रह जाएगा। और जज साहब जैसे ही इन सारी एफआईआर को, सारे वारंट को जब कैंसिल करते हैं, उसके साथ एक ऑर्डर और पास करते हैं कि इस स्टेटमेंट पर कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए। तो हम जैसे ही हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में हम जाकर ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं और हमारे खिलाफ जो ये वारंट इशू हुए हैं, जो एफआईआर लॉज हुई है, हम उनको खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो जो वारंट पर जो बनाई गई थी, ये आपको ये कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये भविष्य में फायदेमंद रहेगी अगर ऐसी कोई भी घटना आपके साथ होती है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सतर्क रहें।